हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 द ट्रेजर विद इन। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी के बारे में पढ़ना। बिफोर यू रीड, एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हर चाइल्ड जो होता है वो एक काफ़ी अच्छा अचीवर होता है, लेकिन हर बच्चे का पढ़ने का जो स्टाइल होता है, उसके याद करने का जो स्टाइल होता है वो अलग होता है, और हर बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी अलग होता है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। It is based on a conversation between M.S. Bailraj, editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architect। इस पूरे चैप्टर में हमें एक इंटरव्यू के बारे में बताया गया है, जो कि मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है। वो एक इंडिया के काफ़ी बड़े आर्किटेक्ट है। उनका इंटरव्यू ले रही है M.S. बेलराज, जो कि एक एडिटर है स्पर्श की न्यूज़लेटर की। एस सी का मतलब है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, और जो BR करके लिखा गया है उसका मतलब है बेलराज। एस सी कहते हैं, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 or 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मुझे हमेशा बहुत ही डरावने नाइटमेयर यानी सपने आया करते थे, लेकिन लगभग 4 या 5 सालों से वो सपने आना बंद हो गए हैं। डिसअपियर्ड यानी होता है गायब होना, और नाइटमेयर यानी होता है सपने। तो BR कहती है, What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? ऐसा कौन सा बुरा सपना था जो तुम्हें पहले आता था और अब वह गायब हो गया है? ऐसी वापस कहते हैं, I used to get continuous nightmare about appearing for a mass examination where I did not know anything. Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares। तो ऐसे बताते हैं कि उनको जो नाइटमेयर आता था कंटिन्यू, वह उनको उसलिए आता था कि उनका मैथ्स का एग्जाम चल रहा है और उनको एग्जाम में जाते ही उनको कुछ भी नहीं आ रहा है, और वह कहते हैं कि अब जो मेरा माइंड है इन चीज़ों को भूल चुका है। अब एजुकेशन के बारे में मुझे बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो नाइटमेयर आते थे उनके लिए भी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब BR वापस कहते हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। अब BR उनसे पूछती है कि आप कुछ हमें आपकी जो अर्लीस्ट लाइफ है यानी पहले की जो लाइफ की मेमोरीज है, यादें हैं स्कूल की, उनके बारे में बताओ। एस.सी कहते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। जब मैं फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में था तब मैं एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडी। जब मैं थर्ड क्लास में पहुंचा तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, मैंने अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट खो दिया, यानी मुझे पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। मुझे इस पढ़ाई के अलावा गेम्स खेलने में, रनिंग अराउंड, इधर उधर दौड़ने में, जोक्स, किसी पर जोक्स बनाने में, एंड प्रैंक्स यानी किसी को मूर्ख बनाने में ज़्यादा मज़ा आता था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। मैं एग्जाम टाइम में दूसरों की कॉपी करके और पास हो जाता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। और मैं एग्जाम में जो पेपर होता था उनका पता लगा लिया करता था, और क्लास में जो भी पढ़ाया जाता था वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता था। हाउ एवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी माई प्रिंसिपल चेंज माई लाइफ। एक बार मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुला करके मुझे एक बात कही जिसने मेरी पूरी लाइफ ही बदल दी। वेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन। You are a good student, but you never studies. I have taken care of you till today. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself। आगे ऐसे बताते हैं कि जब वो 11th क्लास में आ गए थे तब उनके प्रिंसिपल ने उनको बुलाया और कहा कि बेटा, मैं तुम्हें, जब से तुम फर्स्ट डे से स्कूल आ रहे हो तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और ना ही पढ़ाई की। मैंने अब तक तुम्हारा ध्यान रखा है, लेकिन अब आगे तुम्हारा ध्यान तुम्हें खुद को ही रखना होगा। अब मैं तुम्हारा ध्यान और नहीं रख सकता। He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees and all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study। तुम्हारे फादर की तो काफ़ी टाइम पहले ही डेथ हो चुकी है। एससी के प्रिंसिपल उससे लगभग 5 मिनट तक बात करते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हारे फादर की तो काफ़ी समय पहले ही मृत्यु हो चुकी है, और तुम्हारी मदर जो है वह तुम्हें पालने के लिए और तुम्हें पढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है ताकि तुम इस स्कूल में पढ़ पाओ, और वो तुम्हारी फीस पे करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। अब तुम्हें तुम्हारा ध्यान खेलकूद से हटा करके और पढ़ाई पर लगाना चाहिए। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्टमैन। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मेनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वॉज अ क्रिकेट कैप्टन।
आई यूज टू प्ले एवरी गेम बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। मैं एक काफी अच्छा स्पोर्टमैन था। मैं जो था एक सीनियर चैंपियन था अपने स्कूल के टाइम पर, और मैं अपने स्कूल का क्रिकेट कैप्टन भी था। मैं हर गेम खेला करता था, लेकिन जब मैं 11th क्लास में पहुंचा तो मैंने खेल के मैदान में जाकर पांव तक नहीं रखा। I would go for prayers and all I would do was eat and study. I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. मैं सिर्फ प्रेयर के लिए जाता था और मैं वापस आकर के खाना खाता और फिर पढ़ाई ही करता रहता था। यानी मैं दोनों काम ही करता था, पढ़ाई करना और खाना खाना। मैं नॉर्मली तो हमेशा कॉपी करके और पास हो जाता था, लेकिन जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया तब मैंने सोचा कि अब सीनियर क्लासेस में ऐसा नहीं चलेगा, इसके लिए अब मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। एक बार उसके एसएससी में कम मार्क्स आए, उसकी वजह से उसने ऐसा सोचा। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days. जब मेरे एसएससी में 50% मार्क्स आए, सेकंड डिवीजन आए, तब मुझे मेरे प्रिंसिपल ने बुलाया और कहा, बेटा मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि तुम्हारे जो मार्क्स हैं वह 50% नहीं डिस्टिंक्शन में आए। डिस्टिंक्शन में जो मार्क्स आते हैं वह 75 से 85 के बीच में आते हैं, सॉरी ऊपर। यही मेरे स्कूल डेज की मेमोरी है। I did lots of other things. See, as far as my things are concerned, I cannot remember. I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. I read a book and I can remember the matter as a photograph, but not through my mind. ऐसे कहते हैं कि मैंने बहुत सारे काम और भी किए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी काम अभी अच्छे से याद नहीं है, और अगर मुझे कोई चीज़ अच्छे से याद रखनी है तो मुझे बहुत सारे फोटोग्राफ देखने पड़ेंगे। बिना फोटोग्राफ देखे मैं चीज़ें जो होती है वह काफ़ी जल्दी भूल जाता हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर मैंने कोई बुक भी पढ़ी है तो एज ए फोटोग्राफ मैं अगर उस बुक का फोटो देखूंगा तो ही मैं उसे याद कर पाऊंगा या उसे याद रख पाऊंगा, वरना मेरे को काफ़ी चीज़ें ध्यान नहीं रहती है। फिर BR वापस बोलते हैं, वेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील? जब आप स्कूल में थे तब काफ़ी बुरा परफॉर्मेंस कर रहे थे, यानी आप पढ़ाई में वीक थे, तो जब आपको क्लास में आपके टीचर जो थे वह डांटते थे, यानी सुनाते थे कि तुम पढ़ने में नहीं हो अच्छे, तो तुम्हें आपको कैसा फील होता था? ऐसे जवाब देते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। मेरे को कभी भी उनके डांटने से या कुछ सुनाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था खेलने कूदने में, तो मेरा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों में रहता था, और मुझे हर वीक कैनिंग पढ़ते थे, यानी डंडे जो होते हैं ना वो पढ़ते थे। यानी पहले जो टीचर्स होते थे वह बच्चों को डंडा लेकर के मारते थे, वह कहते हैं कि मुझे हर वीक डंडे मिलते थे। BR कहते हैं, वेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर्ड द wrath of your teachers by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? BR बोलते हैं कि आपको पता होता था कि आपने होमवर्क नहीं किया है और आपने आपके टीचर को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, और आप बिहेव भी अच्छे से नहीं करते हो, तो आपको पता होता था कि अब आपकी पिटाई होएगी। जो उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड था, यानी आपके माइंड में आप उस समय क्या सोचा करते थे? ऐसे ही बोलते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, it would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. ऐसे ही बोलते स्टेट ऑफ माइंड, जब मुझे पता होता था कि मुझे पिटाई होने वाली है मेरी और मुझे मार पड़ने वाली, तो मैं सिंपली अपने हाथ आगे कर देता था, मैं मार खा लेता और उसके बाद मैं खेलने के लिए चला जाता था, और मुझे कभी भी कोई बात याद ही नहीं रहती थी कि मुझे पिटाई पड़ी है या टीचर मुझे और डांटेगी, मेरा सिर्फ इंटरेस्ट था खेलने में। तो BR कहते हैं, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटनेड। यार बोलते हैं कि क्या अभी कभी आपको इनसिक्योर फील नहीं हुआ या थ्रेटन फील नहीं हुआ, यानी डर नहीं लगा कभी? ऐसे कहते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन फॉर वन होल आवर वी प्लेड। चौथी कहते हैं कि मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट था खेलने में, इंटरेस्ट था कि मैं फ़नी प्रैंक्स बनाऊं। मैं पढ़ाई से अपने आप को हमेशा अलग ही रखता था, बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं पढ़ाई करूं, और मैं घंटे तक चोर पुलिस खेला करता था और पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाता। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी, सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स एंड रन एंड बाय द टिकट्स। वो बताते हैं कि हर सैटरडे उनको टाउन में यानी शहर में जाने दिया जाता था, और मैं सैटरडे को लंच नहीं करता था, और सारे बच्चों से यानी 40 और 50 जितने भी बच्चे थे उन सबसे पैसे कलेक्ट करके और मूवी देखने के लिए चला जाता और मूवी के टिकट खरीद लेता था, और जब मैं वापस लौट करके आता था तो उसके बाद मैं आराम से पेट भर के खाना खाता। ऐसी जो है वह एक बोर्डिंग स्कूल में रहते थे।
आगे वह कहते हैं, आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, वी वुड हैव गैंग फाइट एंड प्लान स्ट्रेटेजीज, दिस थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी अकेडमिक्स। मैं अपनी जो एक गैंग थी उसका लीडर हुआ करता था। जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी और जितने भी प्लान्स बनाने होते थे, स्ट्रेटेजी बनानी होती थी, वो सारी मैं ही बनाया करता था। ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी। इसके अलावा मुझे पढ़ाई करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था। अकेडमिक्स यानी होता है जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ होती है। वो कहते हैं कि अकेडमिक्स में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक for the following years because they were almost brand new. I probably opened them one day before exam. स्टूडेंट जो थे, बच्चे जो थे, वो मेरी बुक अगले साल के लिए बुक किया करते थे, क्योंकि मेरी जो बुक होती थी वो ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू होती, यानी वो नई की नहीं रहती थी, क्योंकि मैं उनको सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले ही ओपन करता था और पढ़ाई करता था। आगे भी यार पूछते हैं, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो वह पूछते हैं कि तो फिर आपने आर्किटेक्चर के फील्ड में आगे आप कैसे गए। ऐसे कहते हैं, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नो बडी हु हैड गोट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर, आई हैड ओनली 50%। ऐसे कहते हैं कि आर्किटेक्चर के कॉलेज में जाने के लिए तो आपको 80 से 85% चाहिए होते हैं, लेकिन मेरे तो सिर्फ 50% ही थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, आई गोट माई एडमिशन लेटर बट my aunt tore it up. Then I decided that I wanted to join the police force. तो मैंने सोचा कि मैं आर्मी को ज्वाइन कर लूँगा, और आर्मी को ज्वाइन करने के लिए मेरा एडमिशन लेटर भी आ गया था, और मेरी आंटी ने उसको तोड़ दिया, यानी फाड़ दिया, यानी होता है फाड़ दे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लूँगा। My mother said, don't join the police force, just do your graduation. So I went to जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। लेकिन अब मेरी मम्मी ने बोल दिया कि तुम पुलिस फोर्स को ज्वाइन मत करो और तुम अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करो, तो इसलिए मैंने जय हिंद कॉलेज जो बॉम्बे में है उसको ज्वाइन कर लिया। Here I was to either take French or German. Though I had studied French for 7 years, I did not know 7 words of French, so I took German. देन माई जर्मन टीचर डाइड। वहाँ पर मुझे जा कर के या तो फ्रेंच लेनी पड़ती या फिर जर्मन लेनी पड़ती। वह कहते हैं कि मैंने 7 साल तक फ्रेंच पढ़ी है, लेकिन मुझे फ्रेंच के 7 वर्ड भी नहीं आते हैं। फिर मैंने क्या किया कि जर्मन ले ली, और फिर जब मैंने जर्मन ले ली तो मेरी जर्मन की जो टीचर थी उनकी मृत्यु हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। उनके कॉलेज वालों ने उनको बोल दिया कि या तो तुम कॉलेज चेंज कर लो या फिर फ्रेंच ले लो, पर उन्होंने तो पहले जर्मन ली हुई थी। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, आई हैड गॉट एडमिशन द टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस। बताते हैं कि मेरा इस कॉलेज में भी जो एडमिशन हुआ है वह इन्फ्लुएंस से हुआ है, तो मुझे किसी और कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कजिन, शी वॉज अ आर्किटेक्ट वाइफ। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं फ्रेंच ले लेता हूँ, और मैंने फ्रेंच पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं फ्रेंच पढ़ने के लिए अपनी कज़िन के पास जाया करता था, और मेरी कज़िन जो थी वह एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी, और मैं अपनी फ्रेंच पढ़ने के लिए आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाया करता था। तो बीआर पूछते हैं, वाज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर। कहते हैं आगे, एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाय चांस। तो बीआर पूछती है कि आपने कब ये डिसाइड किया कि आपको आर्किटेक्चर का काम करना है। तो ऐसे कहते हैं कि एक्चुअली जो चीज़ हुई है ये एकदम बाई चांस हुई है। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सा समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग। ये बताते हैं कि वहाँ आर्किटेक्ट के ऑफिस में गए अपनी कज़िन के पास फ्रेंच पढ़ने के लिए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि कोई वहाँ पर बैठ करके और विंडो की ड्राइंग बना रहा था, और वह कहते हैं कि विंडो की जो ड्राइंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। जैसे ही मैंने वहाँ पर जा करके उस ड्राइंग को देखा तो मैंने उनको बोल दिया कि तुम्हारी जो ड्राइंग है यह रॉन्ग है, और तुम जो ये विंडो ड्रॉ कर रहे हो यह विंडो तो ओपन ही नहीं हो पाएगी, यानी खुल ही नहीं पाएगी। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. इस बात को लेकर के उनकी और मेरी बेट लग गई, यानी शर्त लग गई, और बाद में उन्होंने पाया कि उनकी जो ड्राइंग थी वह वास्तव में रॉन्ग थी। माई कज़िन हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड। मेरे कज़िन के जो हस्बैंड थे वह सरप्राइज्ड हो गए।
He asked me to draw a few specific things which immediately did. He asked me to design a house and I designed a house. उन्होंने मुझे ड्राइंग के कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में पूछा तो मैंने उनको इमीडिएटली यानी उसी समय बता दिया। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मैं एक घर को डिज़ाइन करूं तो मैंने उस घर को भी डिज़ाइन करके उनको दे दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हर चीज़ को छोड़ दूँ और आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर लूँ। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। फिर हम लोग अपने स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए। द प्रिंसिपल वांट मी आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम बट इफ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। प्रिंसिपल ने मुझे वार्न कर दिया कि ठीक है मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए अलाउ कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने सही से काम नहीं किया और सही नहीं किया तो मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करने दूंगा। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्जाम एंड द फ्रॉम दैट इट वाज अ केक वॉक। फिर वह कहते हैं कि मैंने जब एंट्रेंस एग्जाम दिया तो उसमें मुझे A+ आया मेरा। उस दिन से लेकर आज तक आर्किटेक्चर का जो काम है वो मेरे लिए एक केक वॉक जैसा था। केक वॉक का मतलब होता है कि जैसे कोई बहुत ही आसान काम हो। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। मैंने कभी भी किसी चीज़ के लिए प्लान नहीं बनाया, मैंने किसी भी चीज़ को कभी ऊपर से देखा और उसको बना दिया। आई हैड नेवर नोन वॉट अ सेक्शन वाज बट आई न्यू इफ यू कट अ प्लान वॉट इट वुड लुक लाइक। मुझे कभी भी किसी सेक्शन के बारे में नहीं पता था, लेकिन बस मुझे यह पता था कि अगर किसी चीज़ को काटा जाएगा और उसको काट करके जब उसका प्लान बनाया जाएगा कि इसको कैसे बनाया जाए तो वह कैसी बनेगी इसका मैं बता देता था। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रो आउट आफ्टर दैट। उसके बाद से मैंने आर्किटेक्चर जब तक पढ़ा तब तक मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आया। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वॉट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। मैं ये बिलीव करता हूँ कि यह मेरे में जो समझ आई है, मैंने जो ये सारी चीज़ें सीखी है ये मैंने स्कूल से नहीं सीखी है, बल्कि मैं जो प्लेग्राउंड में जब प्ले करता था तो मैंने उसी में से इन सारी चीज़ों को सीखा है। I had a friend called Behram Divecha. We used to have competitions between us for designing forts, guns, and ammunition. Each of us would design something in an effort to be different. मेरे एक फ्रेंड है जिनका नाम है बहराम दिवेचा। हम लोगों के बीच में कंपटीशन हुआ करता था डिज़ाइन करने के लिए, जैसे गन्स को, फोर्ट्स को और एम्यूनिशन, और हम इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन किया करते थे और डिज़ाइन किया करते थे। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड वन ऑफ माय टीचर्स मिस्टर गुप्ता saw my sketches and told me you are useless in everything else but your sketches are good। अब आगे ऐसे कहते हैं कि जब मैं सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था, जब मैं स्कूल में था, तो मेरी एक टीचर थी जिनका नाम था मिसेस गुप्ता। तो उन्होंने एक बार मेरे स्केच को देखा और उससे मुझे कहा कि वैसे तो तुम यूजलेस हो, काफ़ी जो सब्जेक्ट है दूसरी उन सबको तो तुम पढ़ते नहीं हो, लेकिन हमारे जो ये स्केचेस है यानी तुम्हारी जो ड्राइंग है ये काफ़ी अच्छी है। When you grow up you become an architect। अगर तुम इसमें और ग्रो करोगे और सीखोगे तो तुम एक दिन आर्किटेक्ट बन सकते हो। I did not know at that time but she was right। Later after I became an architect I went back to meet her and tell her। और तुम बड़े होकर के और आर्किटेक्ट बनोगे। मुझे उस समय पता नहीं था कि ये सब क्या होता है, लेकिन उस समय वो जो मेरे को कह रही थी वो बिल्कुल सही था। और जब मैं आर्किटेक्ट बन गया तो उसके बाद मैं उनसे जाकर के मिला और उनको मैंने बताया कि मैं एक आर्किटेक्ट बन गया हूँ। आगे भी यार कहती है, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज, वाज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, कुड नॉट डील विथ इट द करिकुलम। तो वह कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता था कि आपको पढ़ाई पसंद नहीं है, आप पढ़ाई क्यों नहीं करते थे, आपका जो करिकुलम था उसके साथ क्या आप डील नहीं कर पाते थे। करिकुलम का मतलब होता है सिलेबस। ऐसे कहते हैं आगे, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेज, साइंस एंड जियोग्राफी आई कुड डील विथ, मैथ्स वॉज वेरी बैड, आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, वॉट दे टोट मी टूडे I would forget after 2 days, I would not bother because there was no application of mind there to begin with। ऐसे बोलते हैं कि मैं लैंग्वेज में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, साइंस और ज्योग्राफी तो फिर भी मैं कर लिया करता था, मेरे को मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था और मेरी जो मैथ्स थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। पढ़ाई कर रहा था सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है। मेरे को जो भी चीज़ बताई जाती थी उनको मैं सिर्फ 2 दिन में भूल जाता था और मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि वो चीज़ मेरे को याद है या नहीं है, याद रहे या नहीं रहे। मुझे स्कूल के टाइम में पढ़ाई से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो आगे बी आर बोलते हैं, डिड यू थिंक दैट
what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? क्या आप ये सोचते थे कि आपको स्कूल में जो भी पढ़ाया गया था वह बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, आपको जो कॉन्सेप्ट होते थे वह बिल्कुल भी समझ में नहीं आते थे, इसीलिए आपके जो स्कूल में जो लेसन थे उनमें जो आपका इंटरेस्ट था वो बिल्कुल खत्म हो गया था? ऐसे कहते हैं लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट, वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। वह कहते हैं कि एक बोर्डिंग स्कूल में रहना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, लोग सिर्फ डे टू डे जीते जाते हैं। Nowadays there are so many tests. Back then whenever we had test we used to just copy. The teachers thought that we had done our work. Nowadays तो बहुत सारे टेस्ट दिए जाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि लोग जो टेस्ट दिया करते थे वह दूसरों से कॉपी कर लिया करते थे और टीचर ये सोचते थे कि हमने हमारा काम खुद ने किया है। तो BR कहते हैं there is a contention that giftedness and लर्निंग डिसएबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? आप ये सोचते हैं कि आपको जो ये गिफ्ट मिला है, आप जो सीख नहीं पाते थे, आपके सीखने की जो डिसएबिलिटी थी उसकी वजह से क्या आपको ऐसा गिफ्ट मिला है कि आप सीख नहीं पाए तो आप एक आर्किटेक्चर बन गए? SC कहते हैं Well, take some students from my class. Those who always stood first or second are today doing very ordinary jobs. ऐसे कहते हैं कि मेरी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो हमेशा फर्स्ट और सेकंड आया करते थे और वो काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई करते थे, लेकिन आज वो काफ़ी मामूली जॉब कर रहे हैं सिर्फ। BR कहते हैं आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टूडे। BR कहती है कि मैंने काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन देखी है जिसमें और डिफरेंट प्लेसेस भी देखे हैं जिनमें जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी वर्क कर रहे होते हैं। तो ऐसे कहता है इन स्कूल आई थिंक लिव इन योर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। ऐसे कहते हैं कि स्कूल में हमें बाहर की दुनिया से अलग रखा जाता है। बच्चे जो होते हैं वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बन पाते, उनको ये पता नहीं चल पाता है कि बाहर की दुनिया में आखिरकार चल क्या रहा है। I have learned more by doing what I did on my own than what academics would have taught me. और बच्चे जो होते हैं वो अपनी किताबों में ही घुस करके रह जाते हैं और बाहर क्या चल रहा है उसके बारे में सोच नहीं पाते। लेकिन मैंने क्या किया था कि बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया था और जो बुक्स थी उनमें काफ़ी ज़्यादा कम इंटरेस्ट लिया था। मैंने अकेडमिक की बजाय बाहर की जो चीज़ें थी उन पर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो आगे BR कहते हैं दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद द, you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you need to do. BR कहती है कि क्योंकि आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास जो आपकी स्किल थी, आपकी जो पर्सनालिटी थी वह ऐसी ही थी और आप जो अपनी बात को प्रेजेंट करने का तरीका, जो एक्सप्रेशन होता है, जो मैनर होता है, उसमें आप कंफर्टेबल थे। आपने जो रूल थे उनको डिफाइड किया यानी मना कर दिया और इसीलिए आपको कोई रोक नहीं पाया और आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया। ऐसे कहते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स इफ फॉर एग्जाम्पल विल in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. वो कहते थे कि मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी क्लास चल रही होती और अगर बाहर बारिश हो रही होती तो मैं ये सोचने लग जाता था कि यह जो बहता हुआ पानी है इसको रोकने के लिए अगर मैं ये बहकर पानी जो जा रहा है इसके लिए अगर मैं कोई डैम बना दूं तो वो जो पानी है वो किस तरीके से इस डैम के अंदर बहेगा और जो डैम जो है वो वाटर को किस तरीके से होल्ड करके और रख पाएगा। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे। उस समय जो बारिश हो रही होती थी उस समय मेरा जो इंटरेस्ट होता था उसी चीज़ में होता था। वेन स्टूडेंट लॉस्ट अ बटन while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button or from chalk. Using a blade, discipline in the school was very important and no student could afford to have a button missing. The student would get past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter. आगे कहते हैं कि बच्चे जब खेलते हुए या फिर फाइटिंग करते हुए अपने बटन खो देते थे तो वो दौड़ते हुए मेरे पास आते थे और वो मेरे पास आते जब तो मैं उनका चौक से बटन ड्रॉ करके और बता देता था एक ब्लेड की सहायता से। स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और स्टूडेंट को जो डिनर का टाइम होता था तब तक फुल और नीट क्लीन यूनिफॉर्म पहने रखनी होती थी, उसके बाद कोई मतलब नहीं होता था। तो आगे BR कहते हैं कमिंग टू द प्रेजेंट हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अस। BR कहती है कि अगर आज के टाइम पे आए, प्रेजेंट टाइम पे, तो आपके जो क्लाइंट है उनको आप कैसे समझ पाते हो कि उनको कैसा स्ट्रक्चर चाहिए। तो आगे ऐसे कहते हैं
आई लुक एट द क्लाइंट फेस, मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूँ. हिज क्लोज, द वे ही टॉक्स एंड pronounces the way he eat, and I would know what his taste would be like. I can relate it to people in a way that would be comfortable. I sketch very spontaneously on a paper of the spot. That paper I give to my people in the ऑफिस. उनके क्लोथ्स को देखता हूँ, उनके बातचीत के तरीके को देखता हूँ, वहाँ जो कस्टमर है मेरा वो क्या खाना पसंद करता है और उसके खाने का जो टेस्ट है वह कैसा है, उन सबको मैं देखता हूँ और मैं ये सारी चीज़ें उस पर्सन से रिलेट करता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि यह किस चीज़ में कंफर्टेबल है. फिर मैं एक पेपर लेकर के और एक स्केच ड्रॉ कर देता हूँ और वो लोगों को पसंद भी आ जाता है. तो आगे भी यार कहते हैं यू डू इट इंस्टिंक्टिवली. यार कहते हैं कि क्या ये आप बिल्कुल इंस्टिंक्टिवली में यही होता है नेचुरली, क्या आप ये बिल्कुल नेचुरली तरीके से करते हो. आगे ऐसे कहते हैं कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट arithmetic, whatever. Now it comes to me like mathematics, putting design, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics. आगे ऐसे बोलते हैं कि आप चाहे इसे इंस्टिंक्ट बोल सकते हो, चाहे इसे मैथमेटिक बोल सकते हो, जो चाहे वह बोल सकते हो. यह मेरे लिए मैथमेटिक जैसा ही है. सारी डिजाइंस को एक साथ रखो, उनको कंस्ट्रक्शन करो यानी बनाओ, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर करके और एक स्केच तैयार करना पड़ता है. ये सारी चीज़ें इस एक स्केच में आ जाती है और इन सब चीज़ों को ही मैं एक मैथमेटिक्स कहता हूँ. Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretations of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. हमारे जो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर थे उनको शुरुआत में मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. अब जो सब्जेक्ट था जिनसे वो हमेशा नफरत करते थे, उसके सब उनको बुरे बुरे सपने भी आया करते थे, आज वो उन्हीं सब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं. तो यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म. आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.